दोस्तों नमस्कार। चुनाव का वक्त हो और जिक्र साम दाम दंड भेद भुलाकर राजनीति करने का ना हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन पहली बार बिहार के चुनाव में साम दाम दंड भेद की जगह कुछ बंदिशें हैं, कुछ नए नियम कायदे हैं। क्योंकि जो नजर आ रहा है, हो सकता है वो सब कुछ आपको चुनाव परिणामों के बाद बिल्कुल नजर ना आए। और ना नजर आने वाली स्थितियों के बीच जो नियम कायदे हैं, वो दरअसल मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति को दशकों से संभाले हुए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी, जिसे अब तेजस्वी चलाते हैं, इनके बीच का है। और इसके इर्द गिर्द बिहार के वो तमाम राजनीतिक दल जो अपनी पहचान राष्ट्रीय तौर पर रखते हैं, और वो भी दल जो छिटपुट अपने अपने पॉकेट में अपने वोट बैंक के आश्रय राजनीतिक सौदेबाजी करने की ताकत रखते हैं। लेकिन सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। हो सकता है कुछ नए समीकरण आज आपके जहन में आ ही जाए, जिक्र उसका जरूर होगा। लेकिन साम दाम दंड भेद की जगह वो कौन सी बंदिशें हैं, कौन से नए नियम कायदे हैं, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण है। आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी यानी तेजस्वी यादव मौजूदा वक्त में किसी भी हालत में, किसी भी रैली में आप उनके जुबान से नीतीश कुमार निशाने पर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा जनता दल यूनाइटेड का नाम लिया जाएगा, लेकिन उस जनता दल यूनाइटेड का नाम लिया जाएगा जिसको बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के जरिए ही हड़पने की कोशिश की और घेराबंदी वो कर चुकी है। यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, यह मैसेज निकलना चाहिए और यह मैसेज इस चुनाव प्रचार में निकलेगा। दूसरी बात, दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद वो जंगल राज का जिक्र नहीं करेंगे। यानी जिस जंगल राज से मुक्ति नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति और सुशासन बाबू की पहचान के जरिए ही दिलाई, उस नीतीश कुमार की जुबान पर भी जंगल राज नहीं आएगा। क्योंकि जंगल राज आते ही निशाने पर लालू यादव की उस अतीत की सत्ता का जिक्र होगा और उनके बेटे तेजस्वी यादव निशाने पर होंगे, तो उसका जिक्र कतई नहीं होगा। और अपने विकास का जिक्र होगा, अपने साथी सहयोगियों का जिक्र होगा, किस तरीके से बिहार को पटरी पर लाए हैं उसका जिक्र होगा। ये दोनों की परिस्थिति आपके जहन में एक नया सवाल पैदा कर चुकी होगी, क्या वाकई अगर इतनी सहमति है तो दोनों के वोट ट्रांसफर भी होंगे? जिक्र होगा, बाद में होगा। कैसे होंगे, किस रूप में होंगे? तीसरी स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी की जुबान पर सिर्फ जंगल राज होगा, लेकिन बीजेपी की जुबान पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार हैं, बिल्कुल नहीं होगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव मैदान में बीजेपी खड़ी है और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते वक्त जो भी गवर्नेंस के तौर तरीके थे, उसे बिहार की जनता पसंद करती है। यानी इस चुनाव में नीतीश कुमार अगुवाई तो कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर यह शब्द बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि अगले मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को आप चुन लीजिए। तो बीजेपी के लिए यह भी नियम है। कांग्रेस अपने तौर पर नीतीश पर सॉफ्ट कॉर्नर रहेगी। यानी सवाल नीतीश कुमार का नहीं और उससे ज्यादा कहीं हार्ड होकर वह बीजेपी और संघ परिवार को निशाने पर लेगी, जिसके जरिए दलितों की परिस्थिति, जिसके जरिए आदिवासियों की स्थिति, जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग की, और जिसके जरिए आर्थिक तौर पर पिछड़ा तबका और उसमें भी अति पिछड़े तबके का जिक्र खुले तौर पर होगा। यानी एक पूरी परिस्थिति के बीच यह भी नियम है कि किसी भी हालत में नीतीश को सीधे सीधे निशाने पर नहीं लेना है, लेकिन संघ और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए पिछड़े और दलितों का जिक्र और अल्पसंख्यक समुदाय की अभिव्यक्ति का जिक्र हो या फिर उनकी अपनी आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र हो, खोलकर जिक्र होगा। इन चार पॉलिटिकल पार्टी से हटकर जब आप एआईएमआईएम की दिशा में बढ़ेंगे, तो वह भी अपने तौर पर नीतीश सरकार पर हमला तो कर रहे होंगे, लेकिन वह उस तर्ज पे हमला कतई नहीं करेंगे जहां लालू यादव यानी आरजेडी का एमवाय समीकरण सामने आ जाए। वो निगाहों और निशानों में बीजेपी और संघ परिवार को जरूर रखेंगे, क्योंकि सीमांचल के इलाके में उनकी जरूरत है। लेकिन वह
नीतीश कुमार पर हमला करते हुए आरजेडी पर खामोशी बरतेंगे। उसके बाद सवाल प्रशांत किशोर का होगा। प्रशांत किशोर आरजेडी पर जमकर हमला करेंगे, नीतीश कुमार को लेकर वह भी सॉफ्ट कॉर्नर रहेंगे। आरजेडी के जंगल राज का जिक्र होगा। उस दौर में आरजेडी के साथ खड़ी कांग्रेस का जिक्र होगा। यहां पर अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि कौन से नए समीकरण आने वाले वक्त में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे हटकर भी कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, मुकेश सहनी है। चुनाव बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह तीनों राजनीतिक दल को संभाले हुए तीनों नेताओं की राह कौन सी होगी, यह तीनों नहीं जानते हैं। क्योंकि राजनीतिक सत्ता नहीं होगी तो फिर राजनीति करनी मुश्किल हो जाएगी। और राजनीतिक सत्ता नए समीकरणों के आश्रय जब पिरामिड के ऊपरी सिरे पर ही नए समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे तो फिर निचले तौर पर हम कौन सी राजनीति कैसे साधेंगे, यह कोई मायने रखेगा नहीं। और उसके बाद सवाल चिराग पासवान का आएगा। चिराग पासवान किसी भी हालत में उस परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे या नहीं बढ़ेंगे जहां पर उन्हें एक बार फिर नीतीश के साथ, वह भी लालू के साथ होने की परिस्थितियों में खड़ा होना पड़े। यह एक अजीबोगरीब समीकरण है। जिस समीकरण को चिराग पासवान नहीं समझते होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चिराग पासवान यह भी जानते हैं कि बीजेपी उन्हें इतना तरजीह क्यों दे रही है, क्योंकि इन सब से निकलकर चुनाव बाद की परिस्थितियों के नए समीकरण अब धीरे धीरे उभरने लगे हैं। चुनाव मैदान में कौन किस तेजी के साथ किसको निशाने पर ले रहा है, एक तस्वीर इसकी है। दूसरी तस्वीर बहुत साफ है। क्या वाकई बीजेपी अपने बूते सत्ता में आ जाएगी? और अपने बूते का मतलब है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और कुछ सहयोग जनता दल यूनाइटेड का भी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन क्या चिराग पासवान इतनी ताकत के साथ खड़े होंगे जहां पर यह लगने लगे कि नहीं, वो सिर्फ सहयोग नहीं दे रहे हैं बल्कि अगुवाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी ऐसा सोच भी नहीं सकती है। और यहीं पर सवाल है कि बीजेपी अगर बड़ी ताकत होगी तो क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड साथ में रहेगी? और जनता दल यूनाइटेड का मतलब अगर नीतीश कुमार ही है तो नीतीश कुमार क्या राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में कमान सौंप देंगे? उन्हें तो महाराष्ट्र याद आने लगा है। उन्हें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दिखाई देने लगे हैं। किस तरीके से कौन सी राजनीति कैसी साधी जाए, नीतीश कुमार इसे बाखूबी जानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार माइनस एनडीए, और नीतीश कुमार माइनस एनडीए में अगर सरकार नहीं बन रही है तो जो चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर जिस भूमिका में होंगे, क्या उनकी एंट्री हो जाएगी? क्योंकि माइनस नीतीश हो चुके होंगे और ऐसे में सत्ता तक पहुंचने के लिए एक बड़ा चंक विधायकों का और चाहिए होगा। तो क्या वो नीतीश की क्षतिपूर्ति कर देंगे? यह सवाल है। दूसरी परिस्थिति और ज्यादा साफ है जिसमें अपने तौर पर आरजेडी खड़ी है। और आरजेडी इस हकीकत को जान रही है कि आरजेडी अपने बूते सत्ता में नहीं आ सकती है। और उसके साथ मुकेश सहनी जिस दर्द को अब दिल में समेटे हुए हैं और जिस तरीके से मुकेश सहनी से कांग्रेस के नेता ने बातचीत की और उसके बाद पहली बार महागठबंधन में आज भी कोई लिस्ट निकलकर नहीं आई। कांग्रेस ने अपने 48 लोगों की लिस्ट जरूर रख दी, लेकिन आरजेडी की तरफ से या मुकेश सहनी की तरफ से कोई लिस्ट नहीं आई। मुकेश सहनी भी उसी राह पर निकल पड़े जिस राह पर प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने भी कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम 243 सीटों पर प्रचार करेंगे। यही बात का जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तब यहां पर अगला सवाल होगा, क्या माइनस मुकेश सहनी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सत्ता में आ जाएंगे? मुश्किल सवाल है। लेकिन सवाल है कि वहां पर माइनस नीतीश हो चुके हैं, तो क्या नीतीश यहां पर जुड़ जाएंगे? यह एक ऐसी परिस्थिति है जो खुल्लम खुल्ला इस चुनाव में ऐलान कर रही है, कुछ भी हो, जिस चुनाव में नीतीश कुमार के पीछे बीजेपी नहीं है सीएम फेस को लेकर, जिस चुनाव में तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस पीछे नहीं खड़ी है,
उस चुनाव में एक ही कटघरे में नीतीश और तेजस्वी दोनों आकर खड़े हो गए और दोनों का मन क्या इस दिशा में जा चुका है? बिहार में कुछ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही दोनों में से कोई एक बनेगा, किसी तीसरी ताकत को बनने नहीं देंगे। जाहिर है, यह परिणामों पर निर्भर है। अगर परिणाम प्रशांत किशोर के हक में इतने चले गए, जहां वो बीजेपी के साथ, चिराग पासवान के साथ, कुशवाहा के साथ, मांझी के साथ मिलकर सत्ता बना सकते हैं, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? उनकी यह मजबूरी होगी। और दूसरी तरफ, क्या वाकई ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां पर नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट मिलकर भी सत्ता के नजदीक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरत मांझी की है, उन्हें जरूरत उपेंद्र कुशवाहा की है, उन्हें मुकेश सहनी की जरूरत है, तब ये तीनों क्या करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो नए समीकरणों की आहट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ परिणामों की तरफ रुख भी कर रहे हैं। दरअसल आज यह महत्वपूर्ण कहीं ज्यादा सवाल इसलिए भी है क्योंकि खुले तौर पर कांग्रेस ने तेजस्वी के पीछे खड़े होने से मना कर दिया है। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, चुनाव प्रचार में नहीं कहेंगे। बीजेपी भी चुनाव प्रचार में नहीं कहेगी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव ये लड़िए, आप वोट दीजिए, आप ऐसा नहीं कहेगी। वह तो कहेगी कि उसकी लीडरशिप है, नीतीश कुमार की लीडरशिप है। बीजेपी आज इसी अंदाज को समझाने के लिए ही पहुंची थी एक अणे मार्ग, यानी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री निवास पर। और यहां की तस्वीरों ने बहुत सारी चीजें और साफ कर दी। सामान्य तौर पर दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कुर्सियां लगी हुई हैं, एक घेरा बना हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार बैठे हैं, उनके बगल में अमित शाह बैठे हैं, अमित शाह के बगल में धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिनको बीजेपी ने प्रभारी बनाया है बिहार का, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जो इस वक्त बीजेपी के नाम और चेहरे दोनों हैं। उसके बाद विनोद तावड़े बैठे हुए हैं, विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल बैठे हुए हैं, और उसके बाद संजय झा बैठे हुए हैं। संजय झा जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। इस पूरी तस्वीर को एक क्षण के लिए देखिए, फिर इसके भीतर की उन परिस्थितियों पर आहट होगी जो धड़कनें आपको बढ़ा देंगी। तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों में दो बातें छुपी हुई है। पहली बात तो यह कि यह एनडीए की बैठक नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं की मुलाकात नीतीश कुमार के साथ थी, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार का चेहरा ही मायने रखता है। बीजेपी को यह दिखलाना भी है, बतलाना भी है। दूसरी परिस्थिति यह है कि एक दो नहीं 5 बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी है। यह खुले तौर पर घेराबंदी है, और आरजेडी ही नहीं, बिहार के भीतर के तमाम राजनीतिक दल इस दौर में यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो बीजेपी के लिए स्ट्रेटजी मथने को तैयार थे और तैयार होते होते तैयार हो गए, वो ललन सिंह और संजय सिंह थे। यह आरोप खुले तौर पर आरजेडी ने लगाया भी है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इस पूरी स्ट्रेटजी की बिसात संजय झा की मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है। यहां से अगला सवाल बीजेपी को लेकर शुरू होता है। बीजेपी के 5 नेताओं की मौजूदगी एक साथ नीतीश कुमार के घर पर, और उसके बाद अमित शाह दिल्ली नहीं लौट रहे हैं। अमित शाह कल भी बिहार में ही रहेंगे, क्योंकि आज पहले चरण का नामांकन खत्म हुआ, जिसमें 3 बातें उभरकर सामने आई। पहली बात तो यह है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति को साधने के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के आश्रय चुनावी जीत की कल्पना भी कर रहे हैं, और उस बिसात पर खड़े भी हैं जहां अपनों से ही क्यों ना टकराना पड़े। टकराव जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान के नाम पर बनी जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को लेकर है। यह टकराव चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी के बीच भी है।
कुल मिलाकर बीजेपी के साथ भी धमाचौकड़ी कहीं ना कहीं आरजेडी और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड की इसलिए उभर कर सामने आ गई कि आरजेडी का वोट शिफ्ट होगा उस जगह पर जहां पे जनता दल यूनाइटेड टकरा रही है बीजेपी से, या फिर जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उससे टकरा रही है। क्या वहां टकराएगी तो क्या आरजेडी के वोट शिफ्ट होंगे? इसके ठीक उलट एक दूसरी परिस्थिति है, आरजेडी जिन जगहों पर कांग्रेस से टकरा रही है या मुकेश सहनी उनके खिलाफ वो चले हैं, वहां पर क्या जनता दल यूनाइटेड का वोट शिफ्ट होगा? क्योंकि दोनों का मैसेज बहुत साफ है, सीएम हम ही दोनों में से कोई बनेगा और यह तय हो जाएगा। अगर अपने अपने महागठबंधन और गठबंधन के भीतर और एनडीए और इंडिया के भीतर ही फंसे रह गए तो दोनों की कुर्सी चली जाएगी, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और शायद इसीलिए पहले चरण के नामांकन के बाद दूसरे चरण के नामांकन को फाइनल करने के लिए कल अमित शाह बिहार में ही रहेंगे, क्योंकि आज शाम के बाद से अगले चरण के नामांकन को लेकर तस्वीर और साफ होने लगेगी। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, तमाम वक्त में बीजेपी नाम ले रही है नीतीश कुमार का, लेकिन सीएम पद को लेकर क्यों खामोश है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएंगे। ये बिहार की रैली में आज ही अमित शाह कहते हैं। बीजेपी अपने एक्स पर लिखती है, यानी सोशल मीडिया में लिखती है, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर भाजपा के तो भरोसा है ही, साथ ही बिहार की जनता को भी उन पर भरोसा है। 3-4 बार नीतीश कुमार जी, लेकिन नीतीश कुमार जी ही सीएम होंगे, इसका जिक्र बिल्कुल नहीं। ये आप खुद कयास लगाइए या इसमें उलझ जाइए, लेकिन उससे पहले एक बार अमित शाह जी के भाषण का वो हिस्सा तो सुन ही लीजिए। वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अब 20 सालों का रिकॉर्ड एनडीए तोड़ेगी, लेकिन एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक नहीं हो पा रही है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड भी वैसा ही सोचती है जैसा बीजेपी सोच रही है, या फिर बीजेपी के लिए कोई बिसात जनता दल यूनाइटेड के भीतर नेता बना तो नहीं रहे हैं? हमने शुरू में नाम लिया था संजय झा का, और संजय झा उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें बीजेपी के नेता अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और जायसवाल, ये सभी मौजूद थे। उसमें नीतीश के साथ संजय झा भी मौजूद थे। संजय झा का आर्गुमेंट क्या है? साथ क्यों आया जाए, साथ खड़े क्यों हुआ जाए तब जबकि नामांकन चल रहा है? जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तब देखेंगे और उसके बाद सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। यानी बीच का रास्ता अपनाना पड़ रहा है संजय झा को भी, जो खुले दिल के साथ, खुले मन के साथ अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब समीकरण बनने शुरू होंगे चुनाव परिणामों के बाद, तब वो खुद कहां पर खड़े होंगे। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के वो नेता जो दिल्ली का रास्ता नापते हैं या दिल्ली में मंत्री बन जाते हैं, पता नहीं क्या जादू चलता है, उनकी दूरी बिहार से दूर हो जाते हैं, बिहार में जनता दल यूनाइटेड से दूर हो जाते हैं और राष्ट्रीय तौर पर सोचने लगते हैं। उसके पीछे हो सकता है ताकत हो, पैसा हो, बहुत कुछ हो, लेकिन इन परिस्थितियों को एक वक्त आरसीपी सिंह ने भी देखा, समझा, परखा। और सवाल यह भी है, इस वक्त दिल्ली में कोई बड़े ताकतवर नेता के तौर पर जो एक वक्त नीतीश कुमार के सबसे करीब रहे, हरिवंश भी है।
लेकिन उन सब से हटकर दोबारा बिहार के चुनाव में लौटिए और एक क्षण के लिए संजय झा की बातों को इसलिए सुनिए क्योंकि बिटवीन द लाइंस वो रहना चाहते हैं, यानी दो धाराओं के बीच में खड़े होकर क्या कहना है, कैसे कहना है, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है। जो ऐलान अंदरूनी तौर पर हो रहा है कि मुख्यमंत्री तो हम ही आप रहेंगे, बीजेपी का शख्स तो नहीं होगा, और उसके भीतर एक संकेत नए गठबंधन, नए समीकरण के बनने के भी उभरने लगे हैं। तो संजय झा क्या कहते हैं कि नामांकन के बाद विड्रॉल होता है और उसके बाद कैंपेन शुरू होता है। तो कैंपेन जब शुरू होगा सारे लोग एक साथ दिखेंगे। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस पूरी रणनीति, आगे का चुनाव प्रचार, उस पर डिटेल चर्चा गृह मंत्री जी का नीतीश कुमार जी के साथ। यानी ध्यान दीजिए तो दो मुद्दे कम से कम इस चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर खुले तौर पर उभर चुके हैं। अस्तित्व की लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। इस बार अगर सत्ता से बाहर रहे तो आरजेडी पता नहीं कहां बिखर जाएगी, और जब बिखरेगी तो कैसे, कौन समेटेगा, यह भी एक सवाल है, क्योंकि अगला चुनाव 2030 में होगा। जनता दल यूनाइटेड के सामने भी संकट है, और जब लड़ाई इतनी बड़ी हो चली हो, जब सामने उदाहरण भरे पड़े हों कि बीजेपी छत्रपों के साथ किस रास्ते चलती है और कैसे अपनी बिसात और अपनी सीढ़ियों को बनाती है, जब सब कुछ सामने है, तो ऐसे में एक किसी तीसरे शख्स की खोज जरूर होती है। तो क्या ऐसे में प्रशांत किशोर वो तीसरे शख्स हैं? लेकिन प्रशांत किशोर किसी भी स्थिति में आ जाएं, वो लालू यादव के साथ नहीं जा सकते हैं। प्रशांत किशोर इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति जो है वह मुद्दों के साथ साथ उस प्रैक्टिकल प्रयोगशाला का हिस्सा है जिसमें वोटों की गिनती, वोटों और जातियों की पहचान और उसके आश्रय ट्रांसफर ऑफ वोट की परिस्थिति, फ्लोटिंग वोट की स्थिति और जाति समुदाय का कितना योगदान किस तर्ज पे रहा है, इसकी जानकारी किसी के पास हो या ना हो, लेकिन प्रशांत किशोर के पास है। नीतीश कुमार के साथ वो रह चुके हैं, 2015 की बिसात बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो आरजेडी के भीतर का भी जो आंकड़ा है और जनता दल यूनाइटेड के भीतर का भी जो आंकड़ा है, इसीलिए एक ताकतवर राजनीतिक दल के तौर पर प्रशांत किशोर हैं। ये प्रशांत किशोर नेता के तौर पर कम हैं, बनिस्बत समीकरणों को साधते हुए चुनावी जीत कैसे होगी इसको बता पाने और इस दृष्टि को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा से उनकी मजबूती है। यहां पर एक सवाल और भी, अगर वह वाकई इस पावरफुल सिचुएशन में है और अगर एनडीए माइनस नीतीश की अभी से अमित शाह सोचने लगे हैं, तो एनडीए प्लस प्रशांत क्या हो जाएंगे? जाहिर है वोटों के समीकरणों के इर्द गिर्द बूथ कहां पर है, उस बूथ में कौन कौन से उम्मीदवारों की मौजूदगी जो जातियों के लिहाज से समीकरण को अनुकूल बनाए, प्रशासनिक ढांचा क्या कहता है, गवर्नेंस के तौर तरीके चुनाव आयोग के पास है, सब कुछ क्या एक अनुकूल परिस्थिति बनेगी बिहार के भीतर इस एक अलग फॉर्मेट को लेकर जिसमें प्रशांत किशोर सबसे फिट कैंडिडेट हैं? इस आवाज को पढ़ना हो तो प्रशांत किशोर के जरिए ही परखने की कोशिश करनी चाहिए, जो खुले तौर पर यह कहने से कतराते नहीं है कि आरजेडी तीसरी फोर्स होगी। ऐसा है कि तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने यहाँ दल बनाए हैं और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे, उनको कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव हम करने वाले हैं। यानी बड़ा ही रोचक परिदृश्य बिहार के चुनाव में, चुनाव परिणामों को लेकर और परिणामों के बाद बनने वाले समीकरणों को लेकर शायद एक तस्वीर अब उभर रही हो। प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि तीसरे नंबर पर आरजेडी आएगी तो मतलब बहुत साफ है कि पहले नंबर पर बीजेपी होगी। अगला सवाल कोई भी पूछेगा कि दूसरे नंबर पर कौन होगा, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? तो प्रशांत किशोर यह संकेत दे रहे हैं कि हम दूसरे नंबर पर होंगे। तो क्या पहले और दूसरे नंबर की इतनी बड़ी ताकत होगी कि वह 122-23 सीटों तक पहुंच जाएं?
यानी 243 में से जो बहुमत चाहिए वहां तक पहुंच जाएं, मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो दूसरा सवाल इसके बाद और उभरेगा, तो क्या तीसरे और चौथे नंबर पर यानी आरजेडी और नीतीश कुमार ये दोनों मिलकर सत्ता तक पहुंच जाएंगे? आप कहेंगे पहला और दूसरा जब नहीं पहुंच पाया तो तीसरा और चौथा कैसे पहुंच जाएगा? लेकिन तीसरे और चौथे में एक संभावना, कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, तो क्या इनका आंकड़ा और इनका आंकड़ा एक झटके में बराबर हो जाएगा? और ऐसे में चिराग पासवान कितनी बड़ी ताकत बनते हैं, जीतन राम मांझी की ताकत क्या होगी, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत क्या होगी? यानी एक ऐसे समीकरण की दिशा में बढ़ते हुए कदम जिसमें एक एक दो दो सीट भी मायने रखेगी। और यही सवाल बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा है, क्योंकि इस चुनाव में मुख्यमंत्री होगा कौन, यही सस्पेंस है। और इस सस्पेंस पर नकेल कसने के लिए नीतीश का राग, तेजस्वी का राग एक सरीखा नजर आने लगा है। इसीलिए तेजस्वी भी कांग्रेस को उतनी तरजीह दे नहीं रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार भी घर आए 5 बीजेपी के मेहमानों से फूल का गुच्छा भी लेते हैं, प्रणाम पाती भी करते हैं और उसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये परिस्थिति बिहार के चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में बिहार की उस राजनीतिक सत्ता को टटोलने की परिस्थितियां हैं, जिसमें आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति सीधे तौर पर केंद्र की सत्ता को चुनौती देगी। और यही घबराहट दिल्ली की सत्ता के सामने इस वक्त है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त अमित शाह बिहार में गुजारेंगे। यही वो ताना बाना है जिससे दिल्ली की सत्ता घबरा रही है, और यही वो ताना बाना है जो बिहार जैसे राज्य में छत्रपों की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी, इसी चुनौती को लेकर चुनाव मैदान में नीतीश भी खड़े हैं, तेजस्वी भी ताल ठोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।